हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं। तो किसके लिए? क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 12th में हम कोर अपनी बुक स्टार्ट करा चुके हैं। कोर में हमारी 2 बुक है, आरोह और वितान। तो आरोह भाग 2 जो हमने है सबसे पहले शुरू करी है, और इस बुक में सबसे पहले हमने काव्य खंड को शुरू किया है। तो काव्य खंड में अभी तक जो है हमने कई अध्याय कर लिए, जैसे कि आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर उसके बाद हमारी दूसरा अध्याय आया पतंग, और तीसरा अध्याय में भी हमारी 2 कविताएं थी, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो कविता के बहाने जो है वो 3rd चैप्टर की कविता हम करा चुके हैं। अब हम उसी 3rd चैप्टर की 2nd जो हमारी कविता है, बात सीधी थी पर, इसको हम कराने जा रहे हैं। तो ये कविता भी कुंवर नारायण ने ही लिखी है, जैसे कि हमारी कविता के बहाने उन्होंने लिखी थी। यहाँ पर भी हमें बात के तरीके उन्होंने बताया है कि बात हम जितने सीधे और सरल ढंग से करें, उतना लोगों तक हम अपनी बात को बहुत अच्छे से पहुँचा सकते हैं। बनस्पत अगर हम बात को बहुत ही ज़्यादा अलंकारित करें, यानी कि उसमें कुछ जो है अलंकारों का इस्तेमाल करें, हम कुछ उसमें क्या कहते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करें, या घुमा फिरा कर बातों को कह लें, सुनने वाले को सुनने वाले को अच्छी तो लगेगी, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आएगी। तो यहीं पर बात बिगड़ जाती है, सीधी सी भी बात उलझ कर रह जाती है। यही बात हमको इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण जी समझा रहे हैं। तो आज के अध्याय में हम सबसे पहले पाठ की रूपरेखा देखेंगे, संपूर्ण व्याख्या और काव्य सौंदर्य। रही बात हमारे कवि परिचय की, तो वो हम इससे पहले वाले अपने वीडियो में, यानी कि कविता के बहाने में, हम कवि परिचय करा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। लेकिन सबसे पहले पाठ की रूपरेखा कि आखिर कवि हमको समझा क्या रही है। प्रस्तुत कविता में कवि कुंवर नारायण ने बात को सीधे साधे तरीके से ना कहकर जटिलता उत्पन्न कर देने वालों पर परोक्ष रूप से व्यंग्य किया है। यानी कि जो बात अपनी सीधे तरीके से नहीं कहते, लेकिन उसमें इतने कठिन शब्द, इतनी सारी अलंकारिकता प्रस्तुत कर देते हैं कि जो है बात को समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो अपनी बात को सीधे ना कहकर बहुत मुश्किल तरीके को अपनाते हैं बयां करने के लिए। उनका मानना है घुमा फिराकर बात कहने से जटिलता बढ़ती है। एक बार उलझने के बाद बात को सुलझाना काफी कठिन हो जाता है। बात सही है, अगर बात उलझ गई है तो जो बात हम कहना चाह रहे थे उसे सीधे सरल तरीके से कहना मुश्किल हो जाता है। फलतः बात का प्रभाव उत्पादकता समाप्त हो जाती है, यानी कि जो बात सामने वाले पर प्रभाव छोड़ सकती वो खत्म हो जाती है। वस्तुतः अच्छी पंक्तियों को बनाना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। यानी कि अगर आप काव्य लेखन कर रहे हैं या गद्य लेखन कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर आप सही शब्दों को सही तरीके से चुनते हैं तो बात प्रभाव भी छोड़ती है और सामने वाले की समझ में भी आती है। और जब ऐसा होता है तो किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब सीधे सरल बात समझ में आ सकती है तो उसको जटिलता देने की क्या जरूरत है कि नहीं। तो यही बात उन्होंने ये समझाई है अपने तरीके से, यानी कि जब एक बार वो अपनी बात को कह रहे थे और किस तरीके से उलझ गए। तो ये कविता ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन तब भी इसे हमने 3 काव्यांशों में बांट दिया है। पहला काव्यांश है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब क्या था कि हमारे जो कवि हैं एक बार इसी भाषा की जटिलता में फंस गए। वाहवाही लूटने का भाई सभी को बड़ा शौक होता है। तो आपकी अगर कोई तारीफ करेगा तो अगर जिस काम के लिए तारीफ कर रहा है तो वो काम आप ज़्यादा करना चाहेंगे। तो यही हुई, बात सीधी थी, यानी कि एक बार कोई बात हमारे कवि कहना चाहते थे, बड़ी सीधी सी बात थी, मगर भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। यानी कि अब चूंकि हमारे कवि जो हैं वो भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो सीधी बात को थोड़ा भाषा से सजाकर तब कहा जाए। लेकिन इसके चक्कर में हुआ क्या, जो सीधी सरल बात थी वो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी घूमती हुई चली गई। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब ये हो गया कि उसमें हमने इतनी जटिलता पैदा कर दी, इतने जो है कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया
कि सामने वाले के लिए समझना उसे मुश्किल हो गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर बाहर भाषा से बाहर आए। अब उन्होंने ये सोचा कि घुमाते फिराते वो बात को इतना टेढ़ी ले गए कि वो सोच रहे हैं कि अब वापस हम वहीं पर आए जहां से बात शुरू करी थी, तो हम अपनी बात को सीधे सरल तरीके से कह पाए। लेकिन भाषा के चक्कर में वो बात इतनी घूम चुकी थी, इतनी फिर चुकी थी, इतना तोड़ मरोड़ करके उन्होंने वापस लाने की कोशिश करी कि हम वापस सीधे सरल शब्दों में आ जाएं। लेकिन वो बात इतनी उलझ चुकी थी कि वो वापस ना आए। कि उन्होंने कोशिश करी बात बन जाए, लेकिन बन न पाई। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। उन्होंने सोचा कि चलो भाषा को जरा सीधा कर दें, थोड़ा सरल करके बात को सही तरीके से कह दें। लेकिन भाषा तो जटिल हुई हुई, बात भी बड़ी पेचीदा हो गई। तो यहाँ पर सीधा सरल तरीका ये है कि जो बात वो सरल शब्दों में कह सकते थे, उन्होंने लोगों की वाहवाही के चक्कर में वो बात को इतना घुमाया फिराया कि वो बात सीधी नहीं रही और वो इतनी जटिल हो गई कि सामने वाला उस जटिलता को देखकर सुनकर जो है वाहवाही तो कर रहा था, मज़ा भी ले रहा था, लेकिन वो बात जिस मतलब से कही जा रही थी उसका अर्थ कोई भी समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए क्या कहा गया कि भाषा के साथ साथ बात भी पेचीदा हो गई। पेचीदा हो जाने का तात्पर्य क्या है? बहुत मुश्किल हो गई, सामने वाले को वो बात समझ में ही नहीं आ रही थी। अब इन पंक्तियों में ये जो पूरी कविता है, इसमें संदर्भ एक ही रहेगा, प्रसंग अलग अलग होते रहेंगे। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कुंवर राणा द्वारा रचित कविता बात सीधी तिप्पर से ली गई है। कवि कुंवर नारायण की यह कविता उनके कोई दूसरा नहीं नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये काव्य संग्रह याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। प्रसंग है, बात सीधी थी पर शीर्षक में कवि ने कथ्य और शिल्प यानी माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता पर जोर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी बात अगर कही जा रही है और उसको हम अगर सजा रहे हैं तो इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वंद्व होता है, यानी कि थोड़ी सी टकराहट होती है। तो मगर बात कैसे कहनी चाहिए? एकदम सीधे सहज, क्योंकि हम बात कह क्यों रहे हैं? क्योंकि हम सामने वाले को अपनी बात समझाना चाहते हैं, है कि नहीं? तो लेकिन अगर हम वही बात सामने वाले को समझा ना पाए तो मेरी बात का कोई मतलब ही नहीं है। अपने मन की बात हम सामने को समझाने के लिए उसे वो बात कह रहे हैं, लेकिन हम बात को इतने कठिन शब्दों से सजा दें कि सामने वाले की समझ में ही ना आए, तो मेरे बात कहने का मतलब क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। अब आते हैं व्याख्या पर। व्याख्या क्या है? कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि बात सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में पड़कर जरा टेढ़ी हो गई। उसे सुलझा पाने की कोशिश कवि ने बखूबी की, लेकिन वह उलझती ही चली गई। यानी कि उन्होंने बहुत कोशिश करी कि बात को हम फिर से सीधे सरल तरीके से कह दें, लेकिन वो बात और उलझती गई, अर्थात भाषा के जाल में फंसती चली गई और पेचीदा या दुरू यानी कि ना समझ आने योग्य हो गई। कवि यहाँ बात के लिए उपयुक्त माध्यम, जो निश्चित रूप से भाषा ही है, को चुनने की सलाह देता है। यानी कि जब आप बात कहते हैं तो आप किसी न किसी भाषा में अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं। आपने भाषा तो चुन लिया, लेकिन भाषा को भी सीधे सरल तरीके से ही उसे चुनिए। प्रायः ऐसा होता है कि हम कुछ कहने के लिए जब घुमावदार भाषा का सहारा लेते हैं तो बात अधिक उलझ जाती है, समझ से परे हो जाती है। तात्पर्य यह है कि कविता की रचना प्रक्रिया में भावों के अनुसार भाषा का चुनाव और प्रयोग करना चाहिए। यानी कि बात जैसी है उसी हिसाब से आप शब्दों को चुनिए, उसी हिसाब से भाषा को चुनिए, ताकि सरल तरीके से सामने वाले को आप अपनी बात समझा सकें। यदि भाषा के साथ तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई तो भावों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से नहीं हो पाती। अगर हमने भाषा के साथ थोड़ी सी भी उठा पटक करी, भाषा को जरा सा मुश्किल बनाया, तो हम अपने मन की बात सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे। इस प्रकार कविता अस्पष्ट और निरुद्देश हो जाएगी। यानी कि जो हम कविता या बात सामने वाले को कहना चाहते हैं वो बिना उद्देश्य के रह जाएगी। अब आते हैं इन्हीं पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। काव्यांश का कथ्य सौंदर्य इसकी भाषा के सरल होने के कारण प्रकट होता है। यानी कि इस कविता में जो भाषा ली गई है
वो बहुत ही सीधी और सरल है। कवि ने भाषा की जटिलता पर व्यंग करते हुए अपनी बात को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया आदि युग्म शब्दों के द्वारा अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। सीधे सीधे क्या है, जो युग्म शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे इनकी कविता में और ज्यादा सौंदर्य पैदा हुआ है। लोक प्रचलित मुहावरेदार प्रयोगों जैसे भाषा का चक्कर, टेढ़ी फंसना आदि के द्वारा कविता में एक विशेष अर्थ और प्रभाव आ गया है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश द्रष्टव्य है। अब आते हैं दूसरा काव्यांश। क्या दिया गया है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पे मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब इन्होंने अपनी भाषा को एक पेज के माध्यम से बताया है। पेज आप जानते हैं ना, जिसमें चूड़ी होती है, उसे हम कसने के लिए भी जहाँ इस्तेमाल करते हैं उसमें भी चूड़ी होती है। तो वही चीज़ उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी बात को कह रहा था तो मैंने अपनी भाषा को सजाने के चक्कर में बहुत मुश्किल शब्दावली का इस्तेमाल किया, जिसके चक्कर में भाषा बहुत बुरी तरीके से उलझ गई। अब उन्होंने इस बात को समझाने के लिए पेज का सहारा लिया कि जिस तरीके से पेज को हम दो तरीके से, या तो हम घुमाकर उसको टाइट करते हैं या उसे खोलते हैं, ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बात को सीधी करने के लिए उसे पेज की तरह खोलने की बजाय उसे और कसते चले गए। तो मतलब बात और ज्यादा मुश्किल होती चली गई। क्यों? क्योंकि उनकी इस कारनामे पर सामने बैठे जितने भी तमाशबीन थे, यानी कि जितने भी श्रोतागण थे, वो सभी वाह वाह कर रहे थे। इसलिए वो अपनी बात को और मुश्किल करते चले गए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जोर जबरदस्ती से चूड़ी मर गई, यानी कि जब पेज को हम बहुत ज़बरदस्ती कसने की कोशिश करते हैं तो वो फ्री हो जाता है। उसकी जितने भी स्पायरल्स होते हैं वो बिल्कुल भी कसने या खोलने का काम नहीं करते, वो कभी टाइट नहीं हो पाते। वही होती है कि यहाँ पर उस बात की चूड़ी मर गई, अर्थात वो बात जो अपना अर्थ समझाने के लिए कही गई थी वो अपना अर्थ समझा ही नहीं पा रही। वह भाषा में बेकार घूमने लगी, यानी कि बात में जो भाषा हमने इस्तेमाल करी थी उस भाषा का बहुत अच्छी तरीके से सब लोग वाहवाही तो कर रहे थे, लेकिन वो बात हम जिस चक्कर में समझाने के लिए कह रहे थे वो किसी को समझ में आ ही नहीं रही थी। चलिए इसका प्रसंग देखते हैं, फिर व्याख्या। सटीक अभिव्यक्ति के लिए उचित भाषा के चुनाव पर कवि ने बल दिया है, यानी कि अगर आप अपनी बात को कहना चाहते हैं तो सीधी सरल भाषा का इस्तेमाल कीजिए। व्याख्या क्या है? कवि कहता है कि उसने बात के पेच अर्थात उसके अर्थ या अभिप्राय को समझे बिना बेतरह कसना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंततः बात की चूड़ी मर गई, वह निरर्थक और उद्देश्यहीन सी हो गई, यानी कि वो बात जिस उद्देश्य से कही जा रही थी किसी को उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा था। उसकी कसावट और पैनापन जाता रहा, वह शब्दों ओ की गठरी बनकर रह गई, यानी कि सिर्फ शब्द थे लेकिन उन शब्दों का अर्थ सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए कहा गया ना, पेज की चूड़ी मर गई। कवि को ऐसा करते देखने वालों में उसका व्यंग पूर्वक वाहवाही के शब्दों में उपहास किया, यानी कि सब उसका उपहास कर रहे थे। बात अब भी उचित भाषा के अभाव में है, सरलता के अभाव में उलझी सी रही। वास्तव में चमत्कार या विशेष प्रभाव पैदा करने के चक्कर में जब हमारी अभिव्यक्ति अस्पष्ट हो जाती है, यानी कि हम अपनी बात जब सामने वाले को समझा नहीं पाते, तब ऐसा होता है। भाषा की दुर्लभता से चमत्कार उत्पन्न होना तो एक भ्रम है, यानी कि हमने जब भाषा को बहुत मुश्किल किया तो सामने वाले को वो भाषा अच्छी लग रही थी, लेकिन ये सिर्फ भ्रम था। क्यों? क्योंकि बात जो हम कह रहे थे वो सामने वाले को समझाने के लिए, और सामने वाले को बात 1% समझ में नहीं आ रही थी। उसे कही गई बातें की सिर्फ सौंदर्यता समझ में आ रही थी, बल्कि उसके कारण बात प्रभावहीन ज्यादा हो जाती है। सहज शब्दावली के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति अधिक सुगमता से होती है और सहजता में दृढ़ता और स्थायित्व भी अधिक होती है। यानी कि अगर हम सहज यानी कि सरल भाषा में अपनी बातों को कहें
तो वो प्रभाव भी उत्पन्न करती है, अपनी बात दूसरों को हम समझा भी पाते हैं और वो अभिव्यक्ति का सही माध्यम भी होती है। अब इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा सहज है लेकिन सहज होते हुए भी बिंब प्रधान है। कवि ने पेच के बेतरह कसने और बात की चूड़ी मर जाने एक का बिंब प्रयोग द्वारा कविता के लिए जटिल और ना समझ में आने वाली भाषा के चुनने के परिणाम को अत्यंत प्रभावशाली एवं सार्थक ढंग से प्रस्तुत किया है। जोर जबरदस्ती जैसे प्रचलित उर्दू शब्दों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से हुआ है। भाषा में तत्सम तथा उर्दू शब्दों के मेल में ये विशेष प्रभाव है। अब देखिए, उर्दू भाषा का तो इस्तेमाल है यानी कि आगत शब्द भी है, और संस्कृत निष्ठ शब्दावली है यानी कि तत्सम शब्दावली का भी इस्तेमाल किया गया है। तमाशबीन एवं कर्तव्य शब्दों में व्यंग का भाव छिपा हुआ है। चलिए अब देखिए तीसरा और आखिरी काव्यांश। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब यहाँ पर आखिरी काव्यांश में वो बता रहे हैं कि भाई हम बात तो बहुत उलझा चुके थे, अपनी बात को सीधे सरल तरीके से ना कहकर मुश्किल तरीके को अपनाया, तो अब तक हमने बात को बहुत बुरी तरीके से उलझा दिया था और वापस उसे सुधारने की कोशिश में भी हम सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर हार कर क्या हुआ, हमने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जैसे पेच होता है, पेच जब फ्री हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जब वो नहीं कस रहा होता तो उसे हम कील की तरह ठोक देते हैं। वही चीज़ हुई, अर्थात उन्हें उस बात को उसी तरीके से कहकर ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने ना उसे सुलझाने की कोशिश की और ना ही उसे और ज़्यादा जटिल बनाने की कोशिश करी। जो बात जहाँ थी उसे वहीं का वहीं छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी। अब क्या होता है भाई, पेच होता है, पेच में अगर हम कसाव करते हैं तो चीज़ कस जाती है, बात होती है, लेकिन कील में अगर हम ठोकते हैं तो अगर उसे हम ज़रा सा हिलाएं तो वो कील बाहर आ जाएगी। वही चीज़ हुई, ये बात उस जगह वहाँ पर छोड़ तो दी मगर उसमें किसी तरह का कसाव नहीं था। अर्थात उन्होंने बात कह तो दी मगर वहाँ बैठे किसी को भी वो बात समझ में नहीं आई। कसाव नहीं होने का मतलब क्या है, उनकी वो बात सामने जितने भी श्रोतागण थे किसी को समझ नहीं आ रही थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब बात को इन्होंने क्या बताया, एक शरारती बच्चा। क्यों बताया, क्योंकि ये बात को उसी शरारती बच्चे की तरह खेल रहे थे। वो सोच रहे थे कि भाई बात बड़ी, हम इधर से करेंगे उधर से करेंगे। बच्चा भी जैसे इधर उधर खेल करता है उसी तरीके से ये बात से खेल रहे थे। तो बात ने जब मुझे पसीना पोंछते हुए देखा तो पूछने लगी, क्या तुम्हें बात को बरतना ठीक से नहीं आया। कहने का मतलब है वो बात जब मैंने वहीं की वहीं छोड़ दी तब मैंने अपना पसीना पोंछते हुए मुझे जब देखा कि यानी कि मैं जो इतनी कोशिश कर रहा था बात को सुलझाने की, जब वो बात ना सुलझ पाई तो उसी बात ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें भाषा को सही तरीके से बोलना नहीं सीखा। यानी कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। यानी कि जो बात कहते हैं हम सीधे सरल तरीके से कहते हैं, यानी कि तुमने क्या सीधे सरल तरीके से बातों को कहना और समझना नहीं सीखा। तो इन्होंने अंत में बात को एक छोटे से बच्चे की तरह बताया जो कि चंचल है, जिसके साथ अगर हम सही तरीके से खेलें तो वो बहुत इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़े मुश्किल खेल खेलें तो वो बात हमारे लिए यानी कि वो भाषा हमारे लिए मुश्किलें भी पैदा कर सकती है। अब इसका संदर्भ प्रसंग देखिए। संदर्भ पूरी पंक्ति में एक ही रहेगा। कवि इन पंक्तियों में स्पष्ट करता है कि अभिव्यक्ति के लिए उचित एवं सहज भाषा का चुनाव ना करने का क्या परिणाम होता है। यदि कभी अभिव्यक्ति के लिए भाषा को सही ढंग से चुनने का प्रयोग करने की सलाह देता है, यानी कि जब भी आप अपनी बात कहें तो उसके लिए सही शब्दावली का प्रयोग करें। कवि कहता है कि अब व्याख्या है, कवि कहता है अपनी उलझी हुई बात रूपी पेज को उसने हार कर कील की तरह जहां था वहीं ठोक दिया, अर्थात उसे स्थायी कर दिया, यानी कि बात को वहीं का वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसमें कसाव अर्थात दृढ़ता नहीं रही। तभी बात ने जो कवि के साथ शरारती बच्चे की भांति खेल रही थी, परेशान हो चुके कवि को पसीना पोंछते देखकर भाषा की सहूलियत यानी भाषा को उचित सरल प्रयोग करने के संबंध में चिताया, यानी कि तुम्हें सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। वास्तव में यहाँ कविता के लिए सहज सरल और संप्रेक्षणीय यानी कि सही तरीके से समझ में आने वाली बात
भाषा का चुनाव का आग्रह कवि द्वारा किया गया है। वो क्या कह रहे हैं कि आप जब भी अपनी बात या कविता कहें तो ऐसे सीधे सरल शब्दों में कहें कि सामने वाला पढ़ने वाला हो या श्रोता हो, उसे आपकी बात बहुत सहजता से समझ में आए। भाषा की सहूलियत से बरतने का अर्थ है भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना, क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है, वास्तविक उद्देश्य है भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जो कविता की सार्थकता का अनिवार्य आधार है। यानी कि हम कोई भी बात कहें, कोई भी कविता कहें, उसका मूल क्या होता है कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आए। अगर वो समझ में ही नहीं आएगी तो मेरी कही गई बात का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने काव्यांश में बात का मानवीयकरण किया है। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना एक रोचक दृश्य बिंब है। तो बच्चा बताया गया है, इसलिए जड़ का चेतन में जो है प्रभाव दिखाने के कारण मानवीयकरण है, और दृश्य बिंब है क्योंकि खेलने की बात को परिदृश्य किया जा रहा है। पसीना पोंछना परेशानी के अर्थ में सूचित करने वाला मुहावरेदार प्रयोग है। एक बहुत सटीक मुहावरा इन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया है। कील की तरह ठोकना में उपमा अलंकार है। बात के लिए कील की उपमा तथा जबरदस्ती के लिए ठोकना अत्यंत सार्थक प्रयोग है। सहज और सहूलियत से बरतना, भाषा को सहूलियत से बरतना कहकर कवि ने कविता के लिए सहज और सुग्राह्य भाषा अपनाने पर बल दिया है। यानी कि आप सही तरीके से सरल भाषा का और सरल शब्दावली का इस्तेमाल करिए। कसाव, ताकत, शरारती, सहूलियत बरतना आदि उर्दू के प्रचलित शब्दों के प्रयोग से कविता में कथ्य एक जीवंतता एवं विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी कि इन सारी चीजों से इनकी कविता जो है वो जीवंत हो उठती है हमारे सामने। तो देखा ये कविता कितनी आसानी से हमने खत्म कर दी। वैसे इस कविता में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें समझ में नहीं आए, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए भाव को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से बन रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनके आश्रय को समझने के। जो शब्दावली दी गई है वो तो हमने आसानी से समझ ली, लेकिन उसके पीछे के छुपे भाव यानी कि आश्रय समझना मस्ट है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं खत्म कर रहे हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट अध्याय के साथ में, लेकिन उससे पहले फटाफट आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।